हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें। जैसा कि आपके लिए हम सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ला रहे हैं, उसी की कड़ी में आज सीटेट 2018 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए टॉप 30 क्वेश्चन हैं जो 2018 में आपके ऑफलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। जैसा कि 2023 में भी ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, परीक्षा आपकी निर्धारित है, तो उसी में आपके जो परीक्षा में सहयोग करने वाले क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। जो आशा करते हैं इसमें से कई सारे प्रश्न रिपीट हो सकते हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उसी में आपके लिए हम 30 क्वेश्चन जो पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए हैं आपके सामने लेकर आए हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। 2018 सीटेट में पूछा गया पहला प्रश्न था पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा हुआ कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो यहां पर दिए गए थे ऑप्शन पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। ये 61, तो 61 जो आपका था इसमें राइट आंसर था। इसका 3 ऑप्शन इसमें जो दिया गया है कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, यह आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 कह रहा है वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। सतत सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। तो ये 62 जो आपका दिया गया है, तो 62 का राइट आंसर जो आपका है इसमें, तो वो बताया गया है यहां से। ये आपका 4th नंबर है यहां पर कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 63। 63 पूछा गया था कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल, ग्राफिक कौशल। 63, तो 63 जो आपका है इसका राइट आंसर 2 है और 2 कह रहा है कि चित्रण कौशल, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 64। जो 64 इसमें पूछा गया था 2018 में परीक्षा में आपकी, वो कहा गया है कि किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1975। ये 3 इसमें जो 4th ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 64 के, तो जो 64 आपका है 64 का 4th ऑप्शन इसका राइट है। इसमें दिया गया है कि एनसीएफ 1975। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 65। 65 कह रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। 65 उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। 65, तो 65 जो आपका राइट आंसर इसमें फर्स्ट बताया गया है और ये है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। 66 है नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। 66, तो 66 जो आपका है इसका राइट आंसर है फर्स्ट कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। 67 2018 में पूछा गया था, इसमें कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। 67, तो ये आपका राइट आंसर जिसमें बताया गया है ये उपयुक्त सभी हैं इसमें। 4th ऑप्शन इसका राइट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। क्वेश्चन नंबर 68, तो 68 आपका है इसका राइट आंसर बताया गया है 2 इसका राइट है। इसमें कहा गया है कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया होते हैं, यह आपका राइट आंसर इसमें यह बताया गया है।
क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 69, 2018 में पूछा गया था। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्लोरीन। 69, तो 69 जो आपका इसमें राइट आंसर 2 है, और 2 कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 कह रहा है गोलकोंडा किला किसने बनवाया? गोलकोंडा किला किसने बनवाया? चोल राजवंश, चालुक राजवंश, काकतीय राजवंश, पल्लव राजवंश। ये आपका 70 है। 70 क्वेश्चन जो आपका राइट इसमें आंसर है 3 है। इसका 3 है काकतीय राजवंश, काकतीय राजवंश। क्वेश्चन नंबर 70 ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 71, तो जो 71 आपका है, 71 का राइट है यहां पर 71, इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं सेकंड है 45G। क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार। 72, तो 72 जो आपका है राइट आंसर इसमें फर्स्ट है द्रव्यमान। 73 दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप तक हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। हम कोशिश करते हैं वो सारे क्वेश्चन लाने के लिए जो आपकी परीक्षा में ज़्यादा सहयोग करें। जो पहली बार पेपर बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत ही सहयोग करने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 कह रहा है एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। 73 का राइट आंसर 1 है, और 1 कह रहा है अपारदर्शी, अपारदर्शी। 74 कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? 74, तो 74 जो आपका है इसका राइट आंसर है जो बताया गया है। तो जो आपका 74 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो था इस पे समान मार्किंग हुई थी, ये गलत क्वेश्चन दे दिया गया था पेपर में, तो इसके लिए सारे छात्र छात्राओं को अंक समान दिए गए थे 74 में। अगला है 75 कह रहा है एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है। 75, तो 75 जो आपका इसमें राइट आंसर 3 है, और राइट आंसर 3 है सतह क्षेत्र। अगला है 76, ये कह रहा है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। ये आपका 76 है, और 76 का राइट आंसर है, इसका राइट आंसर 4 है। 4 जो बताया गया है कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। क्वेश्चन है 77 कह रहा है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो इसमें 77 है, और 77 जो आपका है इसका राइट आंसर इसमें बताया गया है 4 ऑप्शन है कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। क्वेश्चन नंबर 78 है कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा जो समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की, और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा था? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण और मानववादी दृष्टिकोण। यह आपका है 78, और 78 जो आपका है इसका राइट आंसर 3 है, और 3 में कह रहा है कि अन्वेषण दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर आपका 79 कह रहा है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है।
कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। 79 और 79 जो आपका है, इसका राइट आंसर जो बताया गया है 79 का 3 है। 3 इसका राइट आंसर, और 3 जो कह रहा है कि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगला है टी, ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। 80 और 80 जो कह रहा है आपका कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठचर्या से बाहर जाना। 80 और 80 जो आपका इसमें राइट आंसर है वो फर्स्ट है, और फर्स्ट कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? 81 परिवार की परिभाषा गलत, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। 81 और 81 का राइट आंसर 3 है। 3 कह रहा है कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 82। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है, गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, उपयुक्त सभी। 82 और 82 का राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी इसका कि चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, ये सारे आपके सही हैं। 83 क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपयुक्त सभी। 83 और 83 जो आपका राइट आंसर है वो 4 है। इसका भी कह रहा है कि उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर इसमें बताया गया है। ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें 84 आपका है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में सपेरो पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। क्या एक अवैध कार्य है? सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। ये आपका है 84 और 84 का राइट आंसर जो बताया गया है वो 3 है। 3 ये है इसमें कि सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। यह है 85 और 85 जो आपका राइट आंसर है सेकंड है। सेकंड कह रहा है इसमें कि यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है। 86 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का कम वजन, ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्याय की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की जरूरत, ईबीएस पाठ्यक्रमों को आधा कम करने की जरूरत। 86 है, इसका 3 आपका राइट है और राइट आंसर जो बताया गया कि अबोध का भार कम करने की जरूरत। अगला है 87। ईबीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। आपका 87 है और 87 कह रहा है 3 इसका राइट है और 3 इसमें बताया गया है कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने के सीखने में सक्षम बनाता है। 88 है कि बाला का पूरा नाम क्या है? बाला VALA मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग और ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। 88 है और 88 आपका कह रहा है इसमें 3 राइट है और 3 राइट क्या है? अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 89 है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो उदाहरणों के और औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा अर्जित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ये आपका 89 और 89 का राइट आंसर 2 है। 2 कह रहा है
यहाँ पर कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है। क्वेश्चन नंबर 90 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन 2018 में। दोस्तों अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर हैं, यह एक है। महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर, यह एक है मिथक, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा, अंधविश्वास 90, और 90 का फर्स्ट है मिथक, ये इसका मिथक है। दोस्तों ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो सीटेट 2018 में पूछे गए थे। आशा करते हैं आपकी परीक्षा में बहुत ही सहयोग करने वाले क्वेश्चन होंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए प्रेम पूर्वक आपका धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय पर चर्चा करने के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।